Assalamu alaikum, dear students. This is your class for 14th April, and due to the conditions, security conditions in the city, this is the second day of online classes. अच्छा तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले I already have just started to record this class, so this class is going to be available on in the format of a recorded lecture. अच्छा, ग्रुप नहीं बना हुआ था सही टाइम पे। अब ग्रुप बन गया है, सो हम इंशाल्लाह अब ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और दुआ करें कि ये ऑनलाइन क्लासेस की जो है एज सेटिंग जो है जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये हमारी बुक है और ये इस वक्त टॉपिक्स इसके अंदर जो चल रहे हैं वो पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम टॉपिक ये रिव्यू कर लें, थोड़ा सा रिकैप कर लें हम चीज़ों को। चार्ज हमने पढ़ा, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, देन करंट डी क्यू बाई डी टी। फिर हमने जो है वोल्टेज पढ़ा कि व्हाट इज़ वोल्टेज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। फिर हमने पावर पढ़ी कि व्हाट इज़ पावर, पावर इज़ मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट और एंड द रेट ऑफ डूइंग द वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए आ गए हम पावर पे। ये देखें, वोल्टेज और फिर ये पावर इंटू वी आई और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है वोल्टेज और ये करंट, तो ये हो गया पावर। अच्छा, हमने पढ़ा कि सोर्स क्या होता है, लोड क्या होता है। सोर्स होता है जो पावर को प्रोवाइड करे और लोड होता है जो पावर कंज्यूम करे। फिर हमने पैसिव साइन कन्वेंशन भी देखी थी जिसके क्लास के अंदर, कन्वेंशनल क्लास के अंदर, कि अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है तो दैट पावर विल बी सोर्स्ड एंड दैट मीन्स दैट पावर विल बी टेकन एज नेगेटिव। और अगर प्लस टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लोड एंड इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव पावर। ये हमने लास्ट क्लास में किया है, उसकी प्रैक्टिस भी की है, न्यूमेरिकल्स किए हैं। इफ़ यू फील कि प्रैक्टिस कम है तो आई कैन जस्ट गिव यू मोर प्रैक्टिस। और आप तो रिकॉर्ड लेक्चर्स में जितनी चाहे प्रैक्टिस करें, जितना लंबा चाहे लेक्चर करें, वी जस्ट डोंट हैव द टाइम लिमिटेशन नाउ। एनीवे, हमने एसी के बारे में भी बहुत सारी बातें की हैं। एसी साइनसॉइडल फॉर्म होती है और फिर उसका टाइम पीरियड होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है और उसकी शेप के बारे में बात की। और इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन, उसमें एम्पलीट्यूड और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी, वो सारी हमने बातें की थी इसमें। और फिर आरएमएस की भी बातें की हैं। एक पॉइंट जो प्लीज टेक मेंटल नोट ऑफ दिस थिंग, के जो भी मीटर आपको दिखाता है तो वो आपको दिखाता है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो कहाँ होती है, दिस इज पीक वैल्यू ए। और अगर आरएमएस वैल्यू मालूम करनी हो तो यू विल ऑलवेज हैव टू डिवाइड द पीक वैल्यू विथ √2। इसकी डेरिवेशन भी की थी, पहला सवाल था आपका, असाइनमेंट था, वो किया था आप लोगों ने। तो फिर इसके बाद हम रेजिस्टेंस पे आ गए। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन वगैरह हमने कर लिए। और ये देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली और काफ़ी सारी क्लास में अच्छे लेवल पे आप लोग हैं। ये सारा कुछ करते हुए हम आ गए हैं। अब हम ये थोड़े से टॉपिक्स को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से एडवांस किस्म के टॉपिक हैं, पहले चैप्टर में डाले हुए हैं। आई जस्ट डोंट फील एंड आई जस्ट डोंट एग्री कि दीज टॉपिक्स शुड बी एग्जिस्टिंग इन दिस बुक इन एट दिस स्टार्टिंग पोजीशन। हम इसको बाद में डील करेंगे। दे आर नॉट डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली दे आर नॉट डिफिकल्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे आपके लेवल पे देखना है चीज़ों को। तो कैप्चर भी इन्होंने यहाँ पे पहले डाला हुआ है, मैं को थोड़ा पहले कैप्चर को डील यहाँ पे करना नहीं चाह रहा हूँ, इंडक्टर को। हम इस पे टॉपिक पे वापस आएंगे और फिर इसको कर लेंगे। अच्छा, मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर 2 नहीं है, ये पार्ट 2 है। चैप्टर 2 यहाँ पर है, सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स। इस सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स में दो जो बड़ी मेजर टेक्निक है, दैट इज नोडल वोल्टेज नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। तो ये दो बड़ी मेजर वो हैं। और लेट मी जस्ट गो डायरेक्टली टू द टॉपिक ऑफ पॉइंट 2.2। टॉपिक नंबर 2.2 शायद पीछे चला गया। Yes, this is 2.2 nodal voltage and mesh current analysis.
अब सबसे पहले तो नोडल वोल्टेज मेथड है, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के यहाँ पे ये सारे इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं ये यहाँ पे, लेकिन थ्योरी से बातें नहीं चलती हैं, पास बातें चलती हैं प्रैक्टिकल से। एंड वी विल जस्ट डायरेक्टली गो टू द प्रैक्टिस। ये जो है एक सवाल है, आप इसको कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, बट मैं आपको जो सवाल करा रहा हूँ उसकी मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है पीडीएफ फाइल। अच्छा, सो टॉपिक मुश्किल नहीं है, बट यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, और जहन लगाना पड़ेगा, जहन लगाए बगैर आप इसको कर नहीं सकते। तो प्लीज़ बी विथ मी, जैसे मैं आपको क्लास में कहता हूँ प्लीज़ बी विथ मी एंड हु इज़ विथ मी। मैं आपसे पूछता हूँ सवाल करके कि किसी को क्यूरी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम स्टार्ट करते हैं। शायद मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी शुरू में, मैं पढ़ लेता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो वी हैव टू सॉल्व द सर्किट एंड देयर आर टू टेक्निक्स, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। अच्छा, मैं उर्दू बोलता हूँ, बीच बीच में कभी उर्दू इंग्लिश आ जाती है, लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों को इश्यूज़ होते हैं और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, तो उर्दू पे ही हम स्टिक करें, ऐसे उर्दू पे ही रहें तो अच्छा है। अच्छा देखें, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे एनालिसिस, और ये आपकी बुक में भी कहीं एनालिसिस लिखा हुआ होगा या नहीं लिखा होगा मुझे नहीं मालूम, टेक्निक लिखा हुआ है ये ये ले एनालिसिस, ये रहा। और नो, कहाँ चले गए, चले तो हम तो चले गए कहीं, क्लिक करने से कहीं और ही बात चली गई। दोबारा ला सकते हैं, 2.2 पे थे हम, यहाँ पे 2.2 पे थे। ये जो चीज़ है ना, ये चाहिए हाइपर लिंक था ना, ये यहाँ पे चला गया, इसलिए ये ब्लू वाले जो हाइपर लिंक है देखें, ये हाथ चेंज हो रहा है। अच्छा, तो एहतियात करेंगे इसको प्रेस करने में। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा था। एनालिसिस का मतलब है कि ये जो सर्किट है, इसके ऊपर कुछ तो वोल्टेजेस और करंट्स मेंशन होंगे। जैसे इसके अंदर यहाँ वाली, ये वाली जो ब्रांच है, इसके अंदर करंट मेंशन है कि ये 5 एम्पियर करंट इसमें से गुजर रहा है। तो ये जहाँ तक ये स्ट्रेट वायर्स हैं, इसमें 5 एम्पियर है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर है। लेकिन जब यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कितना करंट होगा, ये इसको कहते हैं फाइंडिंग इट आउट इज कॉल्ड एनालिसिस। अच्छा, इस पॉइंट पे वोल्टेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी वोल्टेज मेंशन नहीं है, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वोल्टेजेस मालूम करना और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर करंट मालूम करना इज कॉल्ड एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस वर्सेस डिजाइनिंग। डिजाइनिंग क्या होता है, डिजाइनिंग ये होती है कि आपको यहां से इस 4 ओम की रेजिस्टेंस में से ये वाला जो करंट है ये गुजारना है। लेट्स से कि कितना करंट गुजारना है, 1 एम्पियर गुजारना है। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया हो कि मुझे इतना करंट इस जगह से गुजारना है, तो दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। और अगर आपके पास सर्किट मौजूद हो, एवरीथिंग इज देयर, सर्किट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वैल्यूज मौजूद हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट और द वोल्टेज एट पर्टिकुलर पॉइंट्स, देन दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो राइट नाउ हमारा जो टारगेट है एनालिसिस है, और यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड एंड गेस कि अगर एक बंदे को डिजाइनिंग करनी है तो उसका एनालिसिस तो करना आना चाहिए ना। अगर वो किसी जगह पे कोई वोल्टेज सेट करेगा तो एनालाइज कैसे करेगा कि आया ये वोल्टेज सेट हो गया कि नहीं हो गया। तो एनालिसिस इज द फर्स्ट टेक्निक दैट वी हैव टू लर्न। अच्छा, अभी हम जो है नोडल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये सर्किट है, ये किसी और तरीके से जैसे आपने अभी तक सीखा है उससे सॉल्व नहीं हो सकता, केवीएल और केसीएल से। द रीजन बीइंग कि केसीएल अप्लाई करने के लिए आपको सारे करंट्स मालूम होने चाहिए ब्रांचेस में से, वो आपको मालूम नहीं है। और आपको केवीएल अप्लाई करने के लिए वोल्टेजेस पता होने चाहिए, ये वोल्टेज भी नहीं पता यहाँ पे टर्मिनल्स पे। हमें इस वक्त टास्क दिया गया है कि फाइंड आउट द वोल्टेजेस V1 एंड V2, ये टास्क है हमारा। और नोडल एनालिसिस से हम इसको कर सकते हैं, मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो मैश एनालिसिस से आसान होते हैं, कुछ नोडल एनालिसिस से आसान होते हैं। मैं दो न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नोडल एनालिसिस के सही से जो इसकी प्रैक्टिस होगी, जो आप करेंगे मेरे सामने, वो तो आप करेंगे कन्वेंशनल क्लास में, अल्लाह करे जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और मैं जैसे आपसे अभी आजकल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो ऐसे करवा रहा हूँ कि मैं क्लास में लोगों से कहता हूँ कि मुझे लिखवाओ कि अब मैं आगे क्या बोलूँगा या क्या लिखूंगा। बोर्ड पे मैं लिख रहा होता हूँ, उस जगह पे मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे लिखवा दें नेक्स्ट वैल्यू कि मैं क्या समझ लिखना चाह रहा हूँ। क्लास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है और मुझे लिखवा देती है कि जो मैं लिखना चाह रहा होता हूँ। तो इसका मतलब मेरे सोचने से ज़्यादा आप लोग सोच रहे होते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। अच्छा, नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं
कि फाइंड आउट द नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। तो ये जो नोड है ना, ये एक नोड है। इसके ऊपर 3 एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये करंट सोर्स कनेक्ट हो रही है, 6 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है और 2 ओम्स की रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही है, 6 ओम्स की और 2 ओम्स की। तो 3 कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये लंबी सी लाइन है, ये हमने काफी बार क्लास में किया है कि दिस इज वन नोड। इधर से ये एक ही तार है, जो तार होता है वो नोड होती है। इसी तरीके से इसकी जो ये नोड है, ये वाली पूरी की पूरी ये एक नोड है, और ये भी एक पूरी एक नोड है। ये इसके बाद 3 कंपोनेंट कनेक्ट हो रहे हैं। तो नोडल एनालिसिस करने के लिए या किसी भी और टेक्निक्स को अप्लाई करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें नोड्स कितनी है। तो यहाँ से हमें नोड्स पता लग गई है कि एक नोड ये है, एक नोड ये है V2, और तीसरी नोड जो है रेफरेंस नोड है। हम इसको तीसरी नोड को, एक नोड को हमेशा हम रेफरेंस नोड लेंगे, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड बना दिया। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है कि आपने इसको ग्राउंड बना दिया कि दैट इज द रेफरेंस नोड। अब जो नॉन रेफरेंसेस नोड है हमारे पास, वो कितनी है? जब 3 टोटल है तो 2 हो गई, V1 एंड V2। ये यहाँ पे एक नोड ये है, एक नोड ये है। मैंने छोटी सी बनाई है नोड जस्ट टू शो यू, अदरवाइज तो ये पूरी की पूरी नोड है, ये पूरी नोड है। सही। अच्छा, तो अब इसमें से जो है क्या करंट जा रहे हैं, हमें हर ब्रांच के करंट पता होने चाहिए। नोड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द केसीएल। हम केसीएल अप्लाई करते हैं एवरी नोड पे। नाउ जस्ट स्टार्ट केसीएल ऑन दिस नोड। तो यहाँ पे कितने करंट जा रहे हैं V1 पे? सो कौन कौन सा करंट आ रहा है? देखिए, ये करंट है 5 एम्पियर का, जो कि नोड की तरफ आ रहा है। तो जब नोड की तरफ आ रहा होगा, वी विल बी जस्ट टेकिंग एट पॉजिटिव, और जो नोड से अभी जा रहा होगा, वी विल बी टेकिंग एज नेगेटिव। तो ये 5 एम्पियर का करंट नोड पे आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि हम नोड के वोल्टेजेस अपनी तरफ से उसका नाम दे देंगे। तो हमने 2 नोड, नॉन रेफरेंस नोड थी जो कि ये और ये थी, इसको हमने नाम दे दिया V1 एंड V2। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि यहाँ से V1 इस नोड में से कितने करंट दूर जा रहे हैं। इसमें से हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक 5 एम्पीयर का करंट तो करीब आ रहा है, बाकी दूर जा रहे हैं। ये भी दूर जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, क्योंकि नोड वोल्टेजेस हमने डिसाइड कर लिया है कि V1 है। ओके, तो ये जो 2 ओम की रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा होगा, क्योंकि ये जीरो है वोल्टेजेस। रेफरेंस नोड का वोल्टेज जीरो होता है। अच्छा, तो ये वाले जो सवाल है ना, इसकी टेक्निक प्रैक्टिस आपको जब करेंगे ना नेक्स्ट उसमें, तो फिर आपको पता लगेगा। अभी तो आप मेरी बात सुनते रहें, थोड़े बोरिंग होगा क्योंकि आपको आगे नहीं पता कि क्या पाथ है पूरा, लेकिन आपको मेरी इस बात को आधा समझ आएगा, आधा नहीं आएगा। दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो ये जो करंट है जो मैंने यहाँ पे एरो से बनाया है, इसकी वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये वोल्टेज जीरो है, ये वोल्टेज V1 है। तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना है इस रेजिस्टेंस के ऊपर? V1 माइनस जीरो। रेफरेंस नोड जीरो होता है। तो दैट मीन्स दैट दिस इज जस्ट V1, और ये V1 अपॉन 2 लिख दिया मैंने सर। ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज द करंट। तो ये करंट लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ये माइनस क्यों लगाया है? बिकॉज दिस करंट इज ऑब्वियसली going away from the node, and the currents going away from the node will be taken as negative. उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन बन गई, हमेशा याद रहेगी, एक जैसा लें, वरना पॉजिटिव ले सकते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा कि जो दूर जा रही है उसको नेगेटिव लें, और जो करीब आ रहा हो करंट उसको पॉजिटिव, लेकिन आप उसको बिल्कुल उल्टा कर दें, जो करीब आ रहा है उसको नेगेटिव ले लें, जो दूर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक न्यूमेरिकल में पूरे में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप 2 तरीके अपनाएंगे एक ही न्यूमेरिकल में, तो इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट नहीं होगी और आंसर सही नहीं आएगा। अच्छा, तो ये वाला जो करंट है ये V1/2 हो गया। ये वाला जो करंट है इज अगेन गोइंग अवे। ये मैंने माइनस लगाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस लगाया। ये वाला करंट है, ये वाला करंट। अब इसके ऊपर करंट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर वोल्टेज मालूम करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज है V1 माइनस V2। यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, तो V1 माइनस V2। V2 माइनस V1 क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं कि वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो टेल माइनस हेड होगा। तो टेल है इस वक्त V1 पे और हेड है टुवर्ड्स द V2। दैट्स वाई इसी तरीके से ये करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। अच्छा, डिवाइड बाय 4 द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। और एक और करंट जो है नोड की तरफ आ रहा है वो 5 एम्पीयर का है। इसको केसीएल अप्लाई किया था, इसलिए इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे हम। अच्छा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। नीचे से एलसीएम लेकर इसको जरा आप अपने पार्ट पे कर लीजिएगा। फिर मैंने इसको एक थोड़ा सा और कंसिस्टेंट सिंप्लीफाई किया। ये 4 था, तो ये जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, तो यहाँ पे ये जीरो ही रह गया। जीरो मल्टीप्लाई बाई 4 इज जीरो। फिर और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को चीज़ों को क्वांटिटीज को मिला दिया, तो ये बन गया 3 माइनस 3V1 प्लस V2 इज इक्वल टू -20। ये आपका सिंप्लीफिकेशन आप अपने जहन में
नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिएंगी, जितने अननोन्स हैं हमारे पास, अभी हमारे पास अननोन है V1 एंड V2, द नोड वोल्टेजेस ऑन दीज टू पॉइंट्स, तो ये अननोन हो गए हमारे पास, दो इक्वेशन चाहिए। नेक्स्ट वी विल बी अप्लाइंग दिस KCL ऑन नोड 2। अब यहाँ पे हमारे पास कितना करंट है, एक तो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, एक नीचे 6 ओम्स की रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, और एक 5 एम्पियर जा रहा है अवे फ्रॉम द नोड, तो 5 वोल्ट वाला जो है अवे फ्रॉम द नोड होगा, तो ये हो गया 5 अवे फ्रॉम द नोड। फिर एक करंट आ रहा है 10 टुवर्ड्स द नोड, तो 10 हो गया, और ये वाला जो करंट है ये है V2 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया V2 डिवाइड बाई 6 एंड अवे फ्रॉम द नोड, दैट्स वाई माइनस। और ये जो करंट है वो तो इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, V1 माइनस V2, तो ये है मैग्नीट्यूड V1 माइनस V2। देखिए यहाँ पर जो करंट आया था ना, V1 माइनस V2 नेगेटिव में आया था, क्योंकि ये इस नोड से अवे जा रहा था, लेकिन इस नोड के ऊपर ये टुवर्ड्स जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा V1 माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, और ये इक्वेशन इस सूरत में लिख ली। अच्छा, इस सूरत में लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको मैट्रिसेस बनाएं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। आपको पता है ना, क्रैमर्स रूल इस्तेमाल होता है, तो क्रैमर्स रूल की सूरत में इसको जो लिखना होता है ना, वो इस सूरत में लिखना होता है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं यहाँ पर होते हैं, और वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप नहीं किया, आप इसको -60 यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल के अंदर देखिए, मैंने इसको बना लिया इक्वेशन। ये क्या कोएफिशिएंट्स है, -3 प्लस बी प्लस 1 -3 प्लस बी1। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या थे, 3 -5, तो ये 3 -5 हो गया, ये प्लस है 3 -5, और V1 और V2 फॉर्मूले का, और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो आ रहे हैं इन इक्वेशंस के कांस्टेंट्स, वो देखें, ये -20 आ रहा है, तो यहाँ पे -20 लिख दिया, और ये यहाँ पे 60 आ रहा है, ये वाला 60 यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस करके जाएंगे तो -60 हो जाए, तो यहाँ पे -60 लिख दिया। इसको कैलकुलेटर में डालें और इसका आंसर निकालें, और कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्वर मौजूद होता है, आप इसको देख के खोल के देख लें, और ये V1 और V2 आ गया है। सही है। अच्छा, ये कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया, जो कि सही है। ठीक है। अच्छा, ये इसी तरीके से एक दूसरा सवाल है, ये इसका यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है, आप इसको सॉल्व करें अपने पार्ट से। ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और दूसरी क्वेश्चन कौन सी है, अच्छा ये वाली क्वेश्चन है, जो कि नेम नहीं किया मैंने, लेकिन ये दूसरी क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं, देखिए +7 -13 504, और इधर के कोएफिशिएंट्स है -4 1 -4 1, और V1 और पाउंड का ये -18, ये -18 यहाँ पर आ गया। इसको एमएल रूल से इसको सॉल्व करें, और आंसर ये आएगा 6 -6 और -42। तो इसको जरा कंफर्म कर लें कि ये आंसर आ रहा है आपके पास, और क्रैमर रूल से इसको करें, और कैलकुलेटर से। क्रैमर रूल्स में लिखने के लिए सब करें, लेकिन ऐसा मुझे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना होगा। कैलकुलेटर्स विल बी अलाउड इन द एग्जाम। सो ये हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम है, हम बाकी इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। तो डोंट पैनिक, अगर आपको समझ में नहीं आया, क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, और आप खुद ही समझ जाएंगे। फी अमान अल्लाह, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, नमाज की पाबंदी करिएगा।